दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अंतरा और प्रदीप के नाम। मैं गुमसुम सी अपनी बहन के कमरे में बैठी हुई थी। मेरी गोद में उसका 1 साल का बेटा था जो नींद की आगोश में था। कुछ महीने पहले ही तो हमारी दुनिया उजड़ गई थी और आज जो मैंने किया था उसके बाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर ली थी। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को खुद के लिए चुना था जिससे मुझे सिर्फ नफरत थी। मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। वो मुझे देखकर नर्म लहजे में बोला, अंतरा जाओ और मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। उसका अंदाज हुक्म देने वाला था जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैं तुरंत ही गुस्से से झल्लाकर बोली, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म की पाबंदी करूँ। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बेटे के लिए की है और अगर तुम समझते हो कि तुम मुझ पर पति बनकर रौब झाड़ोगे और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। याद रखना, मुझे तुम्हारे जैसे इंसानों को सबक सिखाना अच्छी तरह आता है। मुझे मेरी बहन जैसा हरगिज मत समझना जो मासूम थी और तुम्हारे हर अत्याचार को चुपचाप सह रही थी। मेरा नाम अंतरा है और मैं इंसान के दिमाग के परखच्चे उड़ा देती हूँ। मैं उसकी आंखों में देखकर गुस्से से फुनकारते हुए बोली थी, जबकि वो मुझे एक बार फिर नर्म लहजे में बोला, मुझे पता है कि तुमने ये शादी क्यों की है और मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे खाना ला दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। यानी मेरा इतना बोलना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था और बहुत ही प्यार भरे अंदाज में मुझसे बात कर रहा था और मुझसे उम्मीद कर रहा था कि मैं उसके काम करूं। मैंने उसके हुक्म को नज़रअंदाज किया और एक तरफ होकर लेट गई, जिसका साफ मतलब था कि मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति से बात करना भी उचित नहीं समझती। उसने 1-2 बार मेरा नाम फिर से पुकारा और मुझे खाना लाने के लिए आवाज़ दी, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मैं लगातार अपने भांजे को थपक रही थी जबकि वो गहरी नींद में सो रहा था। काफ़ी देर पुकारने के बाद वो कमरे से चला गया जबकि मैंने नफरत से सिर झटका। मुझे इस व्यक्ति से सिवाय नफरत के और कोई रिश्ता नहीं बनाना था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के लिए आई थी और अगर मैंने ये शादी की थी तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरी बहन को जितनी तकलीफ दी थी उसे उन सब का खमियाजा तो भुगतना ही था। मेरी बहन बहुत मासूम स्वभाव की मालिक थी और ये व्यक्ति शैतानी स्वभाव का इंसान, और मुझे ऐसे लोगों को ठीक करना अच्छी तरह आता है। हमारी शादी को कई दिन गुजर चुके थे और मैंने प्रदीप को ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो मुझे उंगली भी लगा सके। हालांकि वो मर्द था और उसके अंदर के जज्बात भी मचलते होंगे कि वो मुझसे अपने पति होने का हक वसूल करे, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। और हैरानी की बात यह थी कि वो मेरी बात को मान भी गया था। शादी के बाद उसने मुझे छूने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, अपने काम करने के लिए मुझे कहता था जो मैं बिना किसी लिहाज के मना कर देती थी। एक बच्चे का बाप होने के बाद भी प्रदीप एक बहुत ही हैंडसम खूबसूरत नौजवान था, किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। अगर वो मेरी बहन का पति ना होता तो शायद प्रदीप की पत्नी बनना मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती और मैं बहुत ही दिल से इस रिश्ते की शुरुआत करती। लेकिन सबसे बड़ा कांटा तो ये था कि वो मेरी बहन का पति था, और ऐसा पति जिसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी बहन के लिए रिश्ता आया था। हमारे घर में रौनक का माहौल था। माँ ने कई तरह के पकवान तैयार किए थे क्योंकि आज प्रदीप के घर से लोग आ रहे थे। मेरी बहन की खुशी भी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। वो बहुत कम बोलने वाली स्वभाव की थी, इसलिए उसकी ये खुशी हम सबको अच्छी लग रही थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी अपनी बहन को इतना खुश नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद ही उसके ससुराल वाले आ गए और आते ही दीदी को दौड़ लगवा दी। कभी पानी लाओ, कभी चाय तो कभी शरबत। हम सबको ये हरकतें काफ़ी बुरी लग रही थीं, लेकिन दीदी का ससुराल था इसलिए सभी चुपचाप तमाशा देख रहे थे। धीरे धीरे उसकी सास दीदी से पूछने लगी, कहीं तुम किसी के साथ चक्कर में तो नहीं हो? कहीं किसी से सगाई तो नहीं टूटी तुम्हारी? खाना बनाना आता है ना तुम्हें? और कपड़े धो लेती हो या फिर कुछ नहीं आता? मैं गुस्से से लाल हो चुकी थी और मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। मेरी बहन काफ़ी डर गई थी। पहले जो वो काफ़ी खुश थी, अब उसके चेहरे पर डर ही डर था। मेरी माँ ही उसके ज़्यादातर सवालों के जवाब दे रही थी कि अचानक मेरी दीदी का ससुर बोल उठा, बहन जी, हम आपसे सवाल तो नहीं कर रहे ना?
हम तो अपनी बिटिया से पूछना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि ये हमें कुछ खास पसंद नहीं करती, तभी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने खुद को काबू कर लिया क्योंकि वे ससुराल वाले थे और ससुराल वाले अक्सर ऐसे ही होते हैं। काफ़ी देर तक वे मेरी बहन से सवाल जवाब करते रहे। उसके बाद खाना वाना खाकर हमारे घर से चले गए। मैं जो समझी थी कि दीदी बहुत खुश होंगी कि उनका रिश्ता पक्का हो चुका है, अब वो उदास रहने लगी थीं। शायद उन्हें अपना ससुराल पसंद नहीं आया था। उनका अचानक से उदास हो जाना सबको ही हैरत में डाल रहा था। कई बार मैंने दीदी से वजह पूछी तो वह एक ही बात कहती थी, नहीं, बस तुम सबसे अलग हो रही हूँ इसलिए थोड़ी उदास हूँ, इसके अलावा कोई और वजह नहीं। जबकि मैं उन्हें समझाती थी कि अरे पागल, तुम इतना उदास क्यों होती हो, तुम्हारे होने वाले पति बहुत अच्छे हैं। हमारे जीजा प्रदीप बहुत अच्छे इंसान थे, उनके जैसा कोई नहीं था। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। हर वक्त उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, मोबाइल पर भी अक्सर मेरी उनसे नोक-झोंक होती रहती थी। कभी कभी मजाक में मैं अपनी बहन से कह भी देती कि दीदी, अगर प्रदीप तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए मना कर दो और मैं प्रदीप को हरी झंडी दिखा देती हूँ। तुम भी मम्मी पापा से बात कर लो, मेरी और प्रदीप की शादी करा दो। सच्ची मेरा तो दिल आ गया है प्रदीप पर। कितने खूबसूरत हैंडसम हैं प्रदीप जीजू। जब हंसते हैं तो उनके गाल पर पड़ने वाला डिम्पल मेरी जान ही ले लेता है। ये बात मैंने मजाक में कही थी और मेरी दीदी मेरे इस मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति भी अपने घर वालों की तरह है और मेरी बहन को मार देगा और मेरी मजाक में कही हुई बात सच साबित हो जाएगी, यानी मैं ही प्रदीप की पत्नी बन जाऊंगी। शादी अच्छे से हो गई थी और मेरी बहन रोते हुए घर से विदा हो गई थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही हम लोग समझ गए थे कि उसके ससुराल वाले उसे हमारे घर आने नहीं देते। शादी को 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन दीदी एक बार भी घर नहीं आई थी और ये बात मेरे लिए दुख की बात थी क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त वही थी। मुझे जब भी कोई समस्या आती तो मैं दीदी से ही उसका जिक्र करती थी, लेकिन जब से मेरी बहन की विदाई हुई थी हम सबके बीच बहुत दूरी आ गई थी। अक्सर मेरी माँ भी यही कहती, ना जाने मैंने अपनी बेटी की शादी कहाँ कर दी है कि अब तो हम उसकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। एक दिन हम सब ने बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया कि हम दीदी की तरफ चलते हैं। उसने तो आने की नहीं, मेरे पापा भी तुरंत राजी हो गए। मैं, माँ और पापा हम तीनों ही ट्रांसपोर्ट के जरिए दीदी के घर पहुंचे थे। लेकिन सामने का जो मंजर देखा था, हम लोग हक्का बक्का हो गए थे। दीदी अपराधियों की तरह सिर झुकाए खड़ी थीं और जीजा उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। हम तीनों तो दंग थे। फिर प्रदीप जीजू जो दीदी को अभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज उनकी आवाज़ गली के कोने तक आ रही थी। मेरी बहन थर थर कांप रही थी। अभी हम कुछ कहते या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते, उससे पहले ही प्रदीप जीजू ने उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसे देखकर मुझे तो सांप सूंघ गया था। मेरी माँ और पापा तुरंत ही उन दोनों के बीच पहुंच गए थे, जबकि वे हमें अपने घर में देखकर एकदम सकपका गए थे। मेरी तो हिचकियां बंद गई थीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति मेरी बहन को मारता भी हो। हमारी बहन हमारे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि वो घर की बड़ी और सबसे लाडली बेटी थी। पापा और माँ तो उसे फूलों की तरह रखते थे और ये व्यक्ति मेरी बहन को मारता था। आज पहली बार मुझे जीजू से नफरत महसूस हुई थी, वरना मैं तो यही कहती थी कि मेरे जीजू लाखों में एक हैं। भले उनके ससुराल वाले खराब हैं तो क्या हुआ, लेकिन मेरी दीदी का हमसफ़र तो अच्छा है ना। लेकिन आज हकीकत जब हम पर खुली तो हमारे 14 तबक रोशन हो गए थे। पापा और माँ ने उन्हें बहुत सुनाया, जबकि उनसे वजह बार बार पूछी थी, लेकिन वे एक नज़र दीदी को देखकर चुप हो जाते, जबकि दीदी भी लगातार मेरे गले से लगकर रो रही थी। मैंने उनसे कई बार पूछा कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, कोई बात हुई है तो बताओ तो सही, क्या पता हम इस समस्या का हल निकाल सकें। लेकिन ना उन्होंने कुछ बताया था, ना ही दीदी के पति ने। मगर हम लोगों के दिल में प्रदीप जीजू के लिए नफरत ने जगह ले ली थी। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। पापा सख्ती से कहकर आए थे कि तुम लोग हर महीने एक बार हमारे घर जरूर आया करोगे, वरना ये ना हो कि प्रदीप हम अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाएं। जबकि प्रदीप एक नज़र पापा को देखकर इस बार फिर चुप हो गए थे। मुझे एकदम महसूस हुआ जैसे वो कुछ बताना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से चुप हैं। मगर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कुछ बोलते तो हमारी बहन का ही घर खराब होना था। हम ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहते थे जिससे मेरी बहन तलाकशुदा हो जाती। कुछ महीनों बाद हमें खुशखबरी मिली कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट हैं। खैर से वे 2 महीने की प्रेग्नेंट थीं। ये बात सुनकर तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं आसमान में उड़कर
लोगों को अपनी खुशी सुनाऊं। मुझे इतनी खुशी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मेरी बहन माँ बनने वाली थी, यानी मैं मौसी। हमारे घर में छोटे बच्चे की आमद होने वाली थी। हम सब खुश थे और अगले दिन ही दीदी के घर पहुंच गए थे। प्रदीप ने हमारा जोशपूर्ण तरीके से स्वागत किया था। वो लगातार एक ही बात की रट लगाए हुआ था कि बस भगवान मेरे बच्चे को सेहतमंद करे। उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, जबकि दीदी मुझे काफ़ी उदास लग रही थी। मैंने कई बार उनसे वजह पूछी तो वे चुप रहीं। बस ऐसे ही कहती कि तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए ऐसी हो रही हूँ, बाकी तो भगवान की कृपा है। लेकिन कुछ था जो उनकी आंखों से नजर आ रहा था। माँ और पापा भी कई बार उनसे पूछ चुके थे, लेकिन उन्होंने केवल यही कहा कि कुछ नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। लेकिन हम कोई पराये थोड़ी थे जो हमें इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती। समय गुजर रहा था और दीदी का बच्चा भी पैदा हो गया था। उसके बेटे की आमद पर तो हम सबने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। प्रदीप भाई भी हद से ज़्यादा खुश थे। मैं उनकी खुशी देखकर अपनी सारी रंजिशें भुलाकर उनके गले लगी थी। मैंने उनकी आंखों में चमकते आंसू भी देखे थे, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हो गई थी कि मेरी बहन प्रदीप के साथ अब खुश है। लेकिन जब मैं अपनी बहन से मिली तो मेरी सारी खुशी फिर से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वो छिप छिप कर रो रही थी और ये मेरे लिए कोई अच्छा दृश्य नहीं था। मैंने तुरंत ही उन्हें अपने सीने से लगाया तो वे एक बार फिर जोर जोर से रो दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने कई बार पूछा, दीदी बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? क्या तुम्हारी प्रदीप जीजू से लड़ाई हुई है या फिर कोई और बात है? उन्होंने कुछ कहा है आपको? कहीं उन्होंने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? मैंने कई सवाल एक ही साथ कर डाले, जबकि वो बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनका लहजा लड़खड़ाता हुआ था। न जाने क्यों मुझे इसमें भी जीजू का ही कसूर लग रहा था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। शुरुआत के दिनों में मैं दीदी के पास ही रही थी ताकि उनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि ऐसे वक्त में सिवाय माँ और बहन के एक औरत का दर्द कोई नहीं समझ सकता, शायद पति भी नहीं। लेकिन मैं हैरान थी प्रदीप जीजू को देखकर, क्योंकि प्रदीप जीजू दीदी की सेवा इस अंदाज में कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति देखता तो यही सोचता कि इन दोनों के बीच कितनी मोहब्बत है। वो दीदी को बाथरूम तक ले जाते तो अपनी बाहों में उठाकर ले जाते थे। मैं तो समझी थी कि इन दोनों के बीच सब ठीक है, लेकिन हकीकत तो 1 साल बाद खुली थी, जब दीदी के निधन की खबर हम तक पहुंची थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को किसी ने झंझोड़ कर रख दिया हो। हम सब तुरंत ही दीदी के घर पहुंचे थे, जबकि प्रदीप सिर हाथों में गिराए छोटे से राज को लेकर बैठे हुए थे। मैंने तुरंत ही उसे गोद में लिया था। वो मामा मामा कहकर बुरी तरह रो रहा था। पापा ने जब प्रदीप से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो रोते हुए पापा के गले लग गए थे। कहने लगे कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी लाश का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। वो अकेले ही सामान लेने के लिए गई थी और उसकी गाड़ी को एक ट्रक ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसकी शक्ल तक बिगड़ गई है। थोड़ी देर बाद ही सभी मामले तय हो गए थे। दीदी की लाश भी घर आ गई थी। प्रदीप जीजू के कहे अनुसार सच में उनकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। हम सब ही जोर जोर से रो रहे थे। मेरी तो इकलौती बहन का निधन हुआ था, इतनी आसानी से सब्र नहीं आ रहा था। मैं अपनी बहन की लाश को पकड़कर इतना रोई थी कि सभी आंसू बहा बैठे थे। जब उसकी अर्थी उठाई गई तो मेरी हिचकियां पूरे घर में गूंज उठी थीं। मैंने हंगामा मचा दिया था कि मैं किसी भी सूरत अपनी बहन को अपने पास से जाने नहीं दूंगी, लेकिन भला जाने वालों को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर बाद ही वे लोग मुझे संभाल चुके थे और दीदी की लाश को शमशान घाट ले गए। मेरे पास राज था, जिसकी देखभाल मैं ही कर रही थी। वो मुझे ही अपनी माँ समझ रहा था। मैं उसे अपने साथ घर ले आई थी। मुझे पता नहीं था कि पीछे मेरे जीजा कैसे हैं, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से सिवाय नफरत के और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे हर वक्त वो पल याद आता जब मेरी बहन रोती थी। उसकी आंखों में उदासी नजर आती थी। उसके ससुराल वालों के ताने याद आते थे। मैंने शादी के बाद उसकी आंखों में कभी वो खुशी नहीं देखी थी जो एक लड़की की आंखों में होती है। वो हर वक्त उदास रहती थी, जिसके कारण मुझे यही लगता था कि दीदी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे जीजा हैं। अगर वो सामान लेने के लिए गई थीं तो उन पर जरूरी था कि अपनी बीवी को इस तरह अकेले न छोड़ते, लेकिन उन्हें कोई होश ही नहीं था। माँ और पापा तो उनके अभी भी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि किस तरह से इस बच्चे ने सभी काम संभाल रखे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मैं उस व्यक्ति का नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। 1-2 बार तो मेरी माँ से झड़प भी हो गई थी कि आप इस व्यक्ति की इतनी तारीफ क्यों करती हैं, वो आपकी बेटी को मारने वाला इंसान है, आप क्यों इस तरह उसे प्यार दे रही हैं। जबकि मेरी माँ का कहना था
बेवकूफ़, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी बहन अपनी मौत मरी है, इस तरह से किसी को इल्ज़ाम मत लगाओ। मुझे मालूम था कि मेरी बहन को मानसिक प्रताड़ना देने वाला यही व्यक्ति था, जब ही तो मेरी बहन ऐसी मौत मरी थी। समय बीत रहा था। दीदी के निधन को 2 महीने हो चुके थे। एक दिन दीदी के ससुराल वाले हमारे घर आए। मैं समझी शायद राज से मिलने आए हैं। उसे लेकर मैं अपने कमरे में बैठ गई थी। मुझे तो उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी थी। मुझे सभी दोषी लग रहे थे। कुछ देर बाद वे लोग जा चुके थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो क्यों आए थे। उनके जाते ही मैं अपने कमरे से बाहर आई और राज को प्यार करने लगी। इतनी ही देर में मुझे राज की इतनी याद आ गई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं माँ की ओर देखकर बोली, आखिर क्यों आए थे ये बदबख्त लोग हमारे घर, और आपने इनके लिए दरवाज़ा खोला ही क्यों? अब बड़ी मोहब्बत जाग रही है। पहले तो मेरी बहन और उसके बच्चे को पूछते तक नहीं थे, अब तमाशा लगाने के लिए आ गए। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बिल्कुल चुप थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतनी खामोश क्यों हैं। मैं उनके करीब बैठ गई क्योंकि मुझे मामले की गंभीरता का एहसास हो रहा था। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा, उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, माँ क्या हुआ है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। आखिर ये लोग हमारे घर क्यों आए थे? मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी ओर देखा और धीमे लहजे में बोली, एक बहुत ही ज़रूरी काम से आए थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही, लेकिन तुम्हारे पापा से राय लेना जरूरी है, और खैर से तुम्हारी राय तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक पल के लिए हैरान हुई थी। मुझे उनकी बात का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा था, लेकिन मैं कोई भी जल्दी से मतलब निकालना नहीं चाहती थी, इसलिए संयम से उनकी बात सुनने लगी। मेरी माँ कहने लगी, देखो बेटा, एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर से विदा होकर जाना ही है, और तुम्हें पता है ना कि राज तुमसे किस हद तक जुड़ चुका है। वो तुम्हारे अंदर ही अपनी माँ ढूंढता है, इसलिए उसकी दादी का कहना है कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। मैं अपनी माँ को एकटक देख रही थी। वे आगे बोली, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रदीप अच्छा लड़का है। उसने कभी भी तुम्हारी बहन को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उसका खुद से ज़्यादा ख्याल रखता था। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना अपने राज की खातिर तुम्हें प्रदीप की दुल्हन बना दूं, ताकि मेरा नाती सुकून से रह सके। मैं उनकी बात सुनते ही हत्ते से उखड़ गई थी। मुझे इस बात का अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन अब इस बात पर मोहर लगने के बाद मुझे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। मैं तुरंत बोली, ये आपकी भूल है माँ कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी। मुझे पूरी जिंदगी भी अपने राज के लिए कुंवारी रहना पड़े तो मैं रह लूंगी, लेकिन मैं इस व्यक्ति का साथ कभी नहीं लूंगी। यही मेरी बहन का कातिल है। जबकि मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेवजह ही शक करती हो। मुझे तो प्रदीप में कोई खराबी नजर नहीं आती। उसने जितना ख्याल तुम्हारी बहन का रखा था, मुझे नहीं लगता कि कभी तुम्हारी बहन उसका इतना ख्याल रख सकती थी। और तनिक ये तो सोचो, कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी तो होनी ही है, और अगर प्रदीप ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो हमारा राज दुखी हो जाएगा। कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा। बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम उससे वाकई प्यार करती हो तो तुम्हें ये बलिदान देना ही चाहिए। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। माँ की बात वाकई सही थी। अगर राज के पापा यानी प्रदीप जीजू शादी कर लेते तो उसे न बाप का प्यार मिलता और ना ही माँ का प्यार। मेरा भांजा तो दुखी हो जाता। इसलिए थक हार कर मैंने माँ को रजामंदी दे दी, लेकिन ये सिर्फ मैं एक बदले के तौर पर कर रही थी। मैंने ठान लिया था कि जिस तरह से उन्होंने मेरी बहन को सताया था, उसे तकलीफ पहुंचाई थी, मैं भी उन्हें पल पल वैसे ही तड़पाऊंगी। जिस तरह से मेरी बहन उनके साथ खुश नहीं थी, मैं भी उन्हें खुश नहीं रखूंगी। मेरी मासूम बहन की जिंदगी जैसे खराब हुई थी, मैं उन्हें भी दर बदर कर दूंगी। हमारी ओर से रजामंदी दे दी गई थी और वे लोग 4 लोगों के साथ आए थे और सादगी से मुझे विदा कराकर अपने घर ले गए थे। मेरे कई अरमान थे, लेकिन मैंने ये अरमान उस व्यक्ति के साथ पूरे करना ही नहीं थे। शादी की पहली रात घर में घुसते ही मेरी सास ने राज को अपनी गोद में लेना चाहा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी सुहागरात है, इसे अपने पति के साथ मनाओ। क्या इस बच्चे को अपने साथ रखकर अपने पति का मूड खराब करोगी? ये बात सुनते ही मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने तुरंत गुस्से से कहा, अपनी हद में रहें आप। मुझे आप ये सब बताने वाली होती कौन है? आज तो मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन आइंदा मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा अंदाज काफी सख्त था, जबकि वो अचानक ही घबरा गई और राज को मेरी गोद में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं कदम कदम चलती हुई अपनी बहन के कमरे में आकर उसके बेड पर बैठ गई थी। मुझे इस कमरे से अपनी बहन की खुशबू आ रही थी।
मेरी आंखों में बेसाख्ता ही आंसू भर आए थे। कुछ रोज पहले इस कमरे में मेरी बहन थी और आज मैं उसकी जगह मौजूद थी। ये पल मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक था। राज मेरी गोद में ही सो चुका था। मैंने उसे एक तरफ लिटा दिया था और अपनी बहन के कमरे को गौर से देखने लगी। मैं बहुत गुमसुम थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बैठे बिठाए हमारे साथ क्या हो चुका था। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के दिन आ रहे थे जब उसकी शादी होने वाली थी। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे पति प्रदीप कमरे में दाखिल हुए। मैंने उस व्यक्ति को नफरत की निगाहों से देखा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी के अभी मैं इस व्यक्ति का मुंह नोच लूं, उसका ये खूबसूरत सा चेहरा बिगाड़ कर रख दूं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं थी। वो मेरे करीब ही बैठ गया था। मैं खामोशी से सिर झुकाए बिस्तर पर बिछी चादर के फूल पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। वो मुझे देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ अंतरा, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और मुझे मालूम है कि तुम मुझे दोषी मानती हो कि मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल किया है, लेकिन देखो ये सच नहीं है। सच ही सबके बिल्कुल विपरीत है। जो तुम्हें नजर आता है वो सब कुछ झूठ पर आधारित है। तुमने कभी भी अपनी बहन की उदासी का पता करने की कोशिश नहीं की और तुम यही समझती रही कि मैंने ही तुम्हारी बहन को उदास रखा है। लेकिन वो अभी कुछ और कहते कि तभी मैंने तुरंत उनकी ओर देखा और गुस्से से बोली, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं जानना कि मेरी बहन उदास क्यों रहती थी और उसे उदास क्यों रखा जाता था। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको आज ही सारी बातें साफ साफ बता देती हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे की खातिर की है और मुझसे कोई उम्मीद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको आपका हक दूंगी या फिर आपके सारे काम करूंगी। अगर आपकी सोच ऐसी है तो जल्दी ही ये सारी बातें अपने दिमाग से मिटा दें, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मुझे मेरी बहन की तरह मत समझना। मैं बहुत बुरी हूँ। अगर कोई मुझसे थोड़ा सा उलझता है तो मैं उसकी आखिरी पीढ़ी तक उससे उलझ जाती हूँ। इसलिए मुझे मासूम समझकर दबाने की कोशिश मत करना। मैंने ये बोलकर अपने भांजे के पास ही लेट गई थी, जबकि काफ़ी देर तक मुझे अपने पति की निगाहों की तपिश अपनी पीठ पर महसूस हुई थी। मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये व्यक्ति मुझसे अपना हक जबरदस्ती वसूल न कर ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। शायद वो मेरे लहजे से घबरा गया था। अगली सुबह काफ़ी रोशन साबित हुई थी। उसने मुझे सुबह नाश्ता करने के लिए साथ चलने की सलाह दी, लेकिन मैंने उठने की जहमत नहीं की थी। मैं अब उसे हर समय परेशान करती थी। छोटी छोटी बातों पर इतना लड़ती कि वो कमरे से ही बाहर चला जाता और मुझे तभी सुकून आता था, क्योंकि ये व्यक्ति जब भी मेरे पास होता था तो मुझे सिवाय गुस्से की और कुछ नहीं आता था। समय बीत रहा था और मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बहाने बहाने से मेरे पास आने की कोशिश करता था, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत जगाने की भी कोशिश करता। उसकी आंखों में मैं उन जज्बातों की चमक देखती तो मैं जल्दी से नज़रें झुका जाती। कुछ भी कहो, वो एक जवान मर्द था और मैं एक जवान खूबसूरत औरत जो उसकी पत्नी होने का हक रखती थी। वो जब चाहे मुझसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया था और यही बात मुझे हैरान करती थी। अगर वो जाहिल था, बुरा इंसान था, तो मेरे साथ भी ज़बरदस्ती कर सकता था। हालांकि मैं अपनी बहन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज तक उसने मुझे मेरी मर्जी के बिना उंगली भी नहीं लगाई थी। कभी कभी तो मेरा दिल उसकी तरफ खुद ब खुद खींचने लगता था, लेकिन मैं अपने दिल के जज्बातों को थपक थपक कर सुला लेती। आज भी वो मुझसे खाना मांगता रह गया था, लेकिन मैंने उसे उठकर एक निवाला भी नहीं दिया था। उसके चले जाने के बाद मैं बिस्तर से उठी थी। आज मैं दीदी की अलमारी देखना चाहती थी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैंने अभी तक इस कमरे की किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा सामान भी सूटकेस में वैसा ही पड़ा हुआ था और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मैंने यही सोचा था कि दीदी के कपड़े निकाल कर सूटकेस में रख दूंगी और अपने कपड़े अलमारी में सजा दूंगी ताकि मुझे आसानी हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला है, आज मैं क्या देखने वाली हूँ। मैं धीरे धीरे दीदी की अलमारी को सहेजने लगी थी कि कपड़ों के बिल्कुल कोने में मुझे एक लाल रंग की डायरी नजर आई थी। एक पल को मेरा दिल कांप सा गया था। मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी थीं। दीदी को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो रोज रात को अपने साथ हुई सभी घटनाओं को डायरी में उतारती थीं। मैं उसकी इस बेवकूफ़ाना हरकत पर बहुत हंसती थी, लेकिन वो मुझे यही कहती थी
कि उसे ये सब करना बहुत पसंद है। उसका मानना था कि दोस्त बनाना सबसे बेकार काम है, क्योंकि किसी इंसान को राज दो तो डर रहता है कि कहीं वो किसी को बता ना दे, लेकिन अगर किसी किताब में अपने सभी राज लिख दो तो वो कुछ नहीं बोलेगी, बल्कि अपने अंदर सभी राज रखेगी। इसलिए मैंने किताबों को दोस्त बनाया हुआ है। मैं बिस्तर पर राज के पास ही बैठ गई थी। मैंने डायरी को खोला तो फ्रंट पेज पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था और उसमें दीदी का नाम और नीचे एक विनोद नाम लिखा हुआ था। मैं काफ़ी हैरान हुई थी। मेरी सोच के मुताबिक तो यहाँ पर प्रदीप का नाम होना चाहिए था, लेकिन किसी अजनबी व्यक्ति का नाम देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। ये राइटिंग मेरी दीदी की ही थी। वही शब्दों को घुमाकर लिखने की आदी थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़का था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी सोचें घूमने लगी थीं और जैसे ही मैंने पन्ना पलटा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। इस किताब में एक तस्वीर भी थी जहाँ एक अजनबी चेहरा मौजूद था। नीचे एक प्रेम भरा शेर लिखा हुआ था। मैंने और पन्ने पलटे तो वहाँ पूरा सीन लिखा हुआ था कि आज मैं विनोद से मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज शादी के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। मुझे तो लगा था कि मैं अब उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, ना ही उसका चेहरा देख पाऊंगी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। मेरा गला सूखता जा रहा था। जैसे जैसे मैं पूरी डायरी पढ़ती जा रही थी, मेरी हथेलियाँ नम हो रही थीं। आखिर में दीदी भी बहुत दुखी थी। उन्होंने लिखा था, मुझे विनोद नहीं मिल सकता। उसने साफ कहा है कि तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसका हक किसी और को दे चुकी हूँ। प्रदीप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, लेकिन इसके बावजूद मैं विनोद को चाहती हूँ, उसी से शादी करने की इच्छा रखती हूँ। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊँगी। मैंने अपने सूखे पड़े होंठों पर जीभ फेरी थी और आगे लिखा था कि मैं गर्भवती हूँ। मैं किस तरह विनोद से ये बात बताऊँगी, जबकि प्रदीप तो खुशी से पागल हो चुके हैं, मुझे पाँव भी जमीन पर रखने नहीं देते। मैं जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं कितना गलत प्रदीप के बारे में सोचती थी, जबकि मेरी बहन ही गलत चीज़ों में गुम हो चुकी थी। जबकि आखिरी पन्ने पर जो सच लिखा था उसे पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लिखा था, आज मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैं राज को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत को पाना है और मैं मोहब्बत पाने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगी। मैं और विनोद ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। सबको यही लगेगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं विनोद के साथ अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारूंगी और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। वो मेरा है और मैं विनोद को पाकर ही दम लूंगी। जबकि कुछ पिछले पन्नों में लिखा था कि आज मुझ पर प्रदीप ने हाथ उठाया है। उसने मेरे प्रेम भरे खत देख लिए थे और मुझसे सवाल कर रहा था। मेरा हाल बहुत बुरा था, लेकिन मम्मी पापा आ गए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया था। मैंने वो किताब बंद करके वापस अलमारी में रख दी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मेरी बहन जिंदा थी? वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए घर से भाग गई थी। क्या उसे इतना ख्याल नहीं आया कि उसका बच्चा जो सिर्फ 1 साल का है, उसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है? लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की थी और ख़ुद को सबके सामने मरा हुआ साबित करके वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। रात देर से प्रदीप कमरे में आए थे। मैं बिल्कुल गुमसुम लाइट बंद करके बैठी हुई थी। राज मेरे पास ही गहरी नींद में सो रहा था। वो अंधेरे में ही रास्ता टटोलते हुए बिस्तर पर पहुंच गया था, जबकि मुझे बैठा देखकर उन्होंने तुरंत ही लाइट ऑन की थी और मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ अंतरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं अचानक रोते रोते प्रदीप के गले लग गई थी। मेरी हिचकियां बंध चुकी थीं। वो मुझे लगातार थपक कर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा हाल बहुत बुरा था। मैंने दिन में हुई घटनाओं के बारे में रोते रोते प्रदीप को सब कुछ बता दिया और वो सारी कहानी सुनने के बाद प्रदीप बिल्कुल चुप हो गए थे। और जब मैंने उनसे चुप रहने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी दीदी के अंतिम संस्कार के बाद ही मुझे पूरी सच्चाई मालूम हो गई थी। मैंने कई बार उसे समझाया था कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, विनोद को भूल जाओ, वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। अगर वो तुम्हें मिलना होता तो बहुत पहले मिल जाता। उसने तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों नहीं भेजा? लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं थी। और जब मैंने तुम्हारी बहन की जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि वो विनोद के साथ उसके घर पर रह रही है, वो भी बिना किसी रिश्ते के। मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दिया है और उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। मुझे तुमसे भी डर लगता था कि कहीं तुम भी अपनी बहन जैसी ना हो, इसलिए शादी करने से पहले मैंने तुम्हारी पूरी छानबीन करवाई थी। लेकिन तुम इन कामों में नहीं थी, बस
तुम्हें मुझसे नफरत थी और मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारी नफरत को हरा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे पहले ही तुम्हारे हाथ सारे सच आ जाएंगे। जब मैंने रोते रोते प्रदीप से माफ़ी मांगी थी तो प्रदीप ने भी मुझे माफ़ कर दिया था और मेरी आंखों में आए आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा अब तो हम अपनी आगे की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं ना, क्योंकि राज को भी एक छोटी बहन की ज़रूरत महसूस होगी और उसके लिए तो अभी से प्लान करना पड़ेगा ना। ये बात कहते हुए प्रदीप की आंखों में शरारत नाचने लगी थी और मैंने शर्माकर अपना चेहरा प्रदीप के सीने में छुपा लिया था। और आज प्रदीप ने पूरे हक और मान के साथ मुझे अपनी बाहों के घेरे में समेट लिया था और मुझे वो प्यार और मान दिया था जिसकी मैं हकदार थी। और मैंने भी प्रदीप के इस प्यार को पूरे सच्चे दिल से अपनाया था। दीदी की तरह प्रदीप को धोखा नहीं दिया था। सच में जो दृश्य हमें दिखाए जाते हैं कई बार वे सच नहीं होते, उनके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं। लेकिन हम नादान लोग इन सब चीज़ों को देखते ही नहीं, बल्कि जो दिखाया जाता है उसी पर विश्वास कर लेते हैं। आज मैं प्रदीप का साथ पाकर बहुत खुश हूँ, जबकि राज भी मुझे माँ बोल बोल कर नहीं थकता। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। प्रदीप खुले दिल से एतराफ़ करते हैं कि मुझे मोहब्बत तो तुमसे हुई है अंतरा। तुम्हारी बहन के साथ मैं बस ज़िंदगी को धकेल रहा था। मोहब्बत का असली अर्थ तो तुमने मुझे समझाया है। अब वो मेरे साथ खुश है और मैं उनका साथ पाकर बहुत संतुष्ट हूँ। मेरी माँ का फैसला बिल्कुल सही था। वे लोग बिल्कुल ठीक कहते थे कि प्रदीप एक अच्छा इंसान है और उसने मेरी बहन को बहुत सुख में रखा हुआ था, लेकिन मेरी बहन को ही सुख नसीब नहीं हुआ था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी अंतरा और प्रदीप के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।